बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर 19 करेंगे सिस्टम ऑफ टेस्ट के बारे में, और हम लोग उसकी फंक्शंस और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करें इसके फंक्शंस और क्वालिटीज़ के ऊपर। टेस्ट उन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे माउथ में चाहे सॉलिड फॉर्म में इंटर हो या चाहे लिक्विड फॉर्म में इंटर हो। ऑल्फैक्टरी और टेस्ट के सेंसेस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज़ आपको याद रहना चाहिए। ये गेट कीपर के फंक्शन की तरह काम करते हैं। हम लोग टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं खानों को चूज़ करने के लिए, या अगर हमने खाना अवॉइड भी करना हो तो भी हम लोग उसका टेस्ट से अंदाज़ा लगा लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम सूंघ के ही ये इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ ख़राब है या नहीं है, खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। टेस्ट की क्वालिटी और अफेक्ट की बात करते हैं। स्वीटनेस जो होती है ना, यानी कि चीज़ का मीठा होना, इसका ताल्लुक बनाया जाता है उन चीज़ों के साथ जिनकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं। ठीक है, मीठा कोई भी मीठी चीज़ होती है तो उससे हमेशा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलती है आपको। जो स्वीट कंपाउंड्स होते हैं उनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है, यानी कि आप उस टेस्ट को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, और इससे ये एक ऐसा मेटाबॉलिक रिस्पांस होता है जो आप लोगों के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को प्रिपेयर कर रहा होता है उस मीठी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। सॉल्टी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें इसका मतलब होता है कि चीज़ के अंदर सोडियम मौजूद है। सोडियम जिसकी चीज़ के अंदर पाया जाता है वो चीज़ नमकीन होती है। जिन लोगों को सोडियम की कमी होती है वो हमेशा यही नमकीन खाने ही ढूंढ रहे होते हैं अपनी बॉडी की उसकी नमकियात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जो कड़वे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, बिटर कंपाउंड्स, इनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रिजेक्शन रिस्पांस पैदा होता है, और इंसान को इससे ये हेल्प होती है कि वो इंसान हार्मफुल जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब बिटर हार्मफुल सब्सटेंसेस में आ जाता है कोई जहरीली चीज़ हो गई, आर्सेनिक हो गई, साइनाइड होगी, ये सारी चीज़ें। टेस्ट परफेक्ट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारी कड़वी खाने की चीज़ें जो है वो डेंजरस ही हों, कुछ की अपनी मेटाबॉलिक वैल्यू भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई करते रहते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं, हम खुद कोई ऐसा अगर कड़वा खाना है जिसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो उसके लिए हम जो है ना वो टेस्ट डिवेलप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कड़वी चीज़ों जैसे खून को साफ़ करने वाली बहुत सारी चीज़ें कड़वी होती हैं। आपने देखा होगा वो जो एक गर्मियों में पता नहीं आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते, वो जो पनीर होता है वो पंसारियों से मिलता है, वो पानी में घोल के रात को रखा जाता है, उसका पानी सुबह पिया जाता है, उससे आपका खून और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ होती है। उसके बाद वो एक जो रायता होता है वो भी उससे मिलता है, पंसारियों से मिलता है, तो उनके कड़वे टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको जब पता होता है कि वो आपको फ़ायदा देंगे तो उन कड़वे टेस्ट को हज़म करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए आप खुद अपने टेस्ट डिवेलप करते हैं। बेसिक टेस्ट की क्वालिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली तो 4 तरह के टेस्ट शुरू के रिसर्चर्स ने जो है वो कहते हैं कि 4 तरह के टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा। लेकिन बाद की स्टडीज़ ने फिर 5वां एक बेसिक उमामी टेस्ट भी ऐड कर दिया था। उमामी टेस्ट होता है जैसे गोश्त का टेस्ट होता है, ठीक है, या जैसे रोटी का टेस्ट होता है, ये उमामी टेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीका टेस्ट होता है ना किसी चीज़ का, फीका फीका सा, वो भी। अच्छा, कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक टेस्ट होता है जो कि ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चारों टेस्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमकीन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खट्टा होता है, सुक्रोज मीठा होता है, और क्विनाइन जो है वो बिटर यानी कि वो कड़वी होती है, दवाइयाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, ख़ासतौर पर जो मलेरिया की जो मेडिसिन होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है। तो ये कौन सी चीज़ के अंदर कौन सा टेस्ट पाया जाता है, ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे आते हैं टेस्ट का जो पूरा सिस्टम है, इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर सारे आपने अच्छे से करने हैं। आई का स्ट्रक्चर हो गया, कान का स्ट्रक्चर हो गया, पिछला जो लेक्चर था ऑल्फैक्शन का उसमें नोज़ का जितना भी स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, वो सारे ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले जो ऑल्फैक्टरी टेस्ट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टंग। ठीक है, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं टेस्ट के स्टिमुलाई मिलने पे। जो हमारी ज़बान की सरफेस होती है इसके ऊपर बहुत सारे रिजेस और वैलीज पाई जाती हैं। रिजेस होती हैं यानी कि ऊंचाइयाँ, और वैलीज होती हैं गहराइयाँ, यूँ समझ लें। अब ये जो स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं ना हमारी ज़बान के ऊपर, इनको हम लोग बोलते हैं पैपिला। टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो रेड जो डॉट्स हमें नज़र आते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिला।
4 तरह के पैपिला हमारे ज़बान के ऊपर पाए जाते हैं। एक होता है फिलीफॉर्म पैपिला, दूसरा होता है फंजीफॉर्म पैपिला, थर्ड वन इज़ अ फोलिएट पैपिला, और चौथा होता है सर्कमविलिएट पैपिला। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिहाज से भी। जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है, इसकी कोन की तरह की शेप होती है, ये पूरी ज़बान के ऊपर पाया जाता है, ज़बान की सरफेस पे, और इसकी वजह से हमें ज़बान रफ सी नज़र आती है। उसके बाद होता है फंजीफॉर्म पैपिला, इसकी मशरूम की तरह की शेप होती है और ये ज़बान की टिप पे और साइड्स पे पाए जाते हैं। फोलिएट पैपिला, ये आप लोगों की ज़बान की बैक साइड पे वो फोल्ड्स से जो बने हुए होते हैं, ज़बान की जो बैक साइड होती है ना, उसकी साइड्स पे ये वाले फोल्ड्स वगैरह बने हुए होते हैं। उसके बाद होती है सर्कमविलिएट पैपिला, ये फ्लैट से गोल से एक तरह के वो माउंट से होते हैं, जिनके इर्द गिर्द एक यूँ समझ लें कि वॉल होती है, और ये आपकी टंग के बैक पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जो फंजीफॉर्म पैपिला होता है टंग के ऊपर, इसमें हर पैपिला के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स को अगर कोई काट के देखे तो इसके अंदर टेस्ट पोर पाए जाते हैं, जहाँ पे उस टेस्ट पोर के अंदर टेस्ट का स्टिमुलस एंटर होता है। अब ये वाले जो टेस्ट पोर होते हैं, इनके नीचे बिल्कुल टेस्ट सेल पाए जाते हैं। टेस्ट पोर से टेस्ट का स्टिमुलस एंटर होकर इन टेस्ट सेल्स के ऊपर जाता है। अब यहाँ पे जो टेस्ट सेल्स होते हैं, इनकी टिप पे कड़वा, खट्टा, मीठा, ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना, इनको सेंस करने के लिए रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे इन्होंने दोबारा से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, ये वाला टेबल आपका ज़रा इंपॉर्टेंट है। टंग क्या होता है? एक रिसेप्टर शीट है टेस्ट की, और इसके अंदर पैपिला मौजूद होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। पैपिला क्या होता है? 4 तरह के होते हैं, जिनकी डिफरेंट किस्म की शेप होती है, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? पैपिला के अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, और हमारी ज़बान के अंदर तकरीबन को 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जो कि टेस्ट बड बनाते हैं मिल के, उनको हम लोग टेस्ट सेल्स बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं हर बड के अंदर, और इन टेस्ट सेल की जो टिप होती है, ये टेस्ट पोर के साथ स्टिक हुई भी होती है, और एक या एक से ज़्यादा नर्व फाइबर्स भी इन्हीं सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। रिसेप्टर साइट्स, वो साइड या वो जगह जो कि टेस्ट सेल्स की टिप पे मौजूद होती हैं, उनको हम लोग रिसेप्टर साइट्स बोलते हैं। ये डिफरेंट तरह की साइट्स होती हैं डिफरेंट केमिकल्स के लिए। केमिकल्स जब इन साइट्स को कांटेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से आयन फ्लो होते हैं टेस्ट सेल की पूरी मेम्ब्रेन की तरफ। अब जो हर टेस्ट बड होता है, उसके अंदर 50 से 100 टेस्ट सेल्स पाए जाते हैं, और टेस्ट सेल्स की टिप्स होती हैं जो कि टेस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूड हुई होती है, थोड़ी सी निकली हुई होती हैं। ट्रांसडक्शन तब होती है जब केमिकल्स कांटेक्ट करते हैं उन रिसेप्टर साइट्स को जो कि टेस्ट सेल्स की टिप के ऊपर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं टेस्ट सेल्स के अंदर, और ये टंग से ट्रांसमिट होकर मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स में आगे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? इसमें बेसिकली 4 तरह की नर्व्स होती हैं जिसकी तरफ सिग्नल जाते हैं। सबसे पहले होती है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। ये जो टेस्ट सेल्स टंग की फ्रंट पे और साइड्स पे पाए जाते हैं, वो सिग्नल्स कॉर्डा टिम्पैनी नर्व की तरफ भेजते हैं। जो बैक ऑफ द टंग जो टेस्ट सेल्स मौजूद होते हैं, वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में अपने सिग्नल्स भेजते हैं। माउथ और थ्रोट से जो टेस्ट सेल्स होते हैं, वो अपने सिग्नल्स वैगस नर्व में भेजते हैं, और जो सॉफ्ट सा पैलेट होता है आपकी माउथ के टॉप के ऊपर, वहाँ से जो टेस्ट सेल्स होते हैं वो सुपरफिशियल पेट्रोनेजल नर्व की तरफ जाते हैं। अब सेंट्रल पाथवे कौन सा होता है टेस्ट के जो सिग्नल्स बनते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो एक सॉलिटरी ट्रैक्ट होता है, उसका न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व होता है। टंग से नर्व फाइबर्स और जो माउथ से आने वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो मेड्यूला के अंदर जाते हैं और वहाँ पे स्नैप्स बनाते हैं। मेड्यूला जो कि साइनैप्स बनाते हैं, मेड्यूला जो कि ब्रेन की स्टेम में पाया जाता है। ये वाले जो फाइबर्स होते हैं, ये फिर दोबारा से जाके थैलेमस में और फ्रंटल लॉब जो होता है उसमें जाके फिर साइनैप्स बनाते हैं, यानी कि आपस में थोड़ा सा क्लोज होते हैं, अंदर में डिस्टेंस होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल कोडिंग स्ट्रक्चर की। हमने बात कर ली, अब हम लोग न्यूरल कोडिंग की तरफ आते हैं, और फ्लेवर को परसेप्ट करने में कैसे काम हो रहा होता है उसको हम लोग देखते हैं। पाथवे कौन सा होता है टेस्ट के लिए? टंग से जो फाइबर्स होते हैं और माउथ से और थ्रोट वगैरह से, ये सारे के सारे ब्रेन स्टेम में जाके कनेक्शन बनाते हैं सॉलिटरी ट्रैक्ट के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये फिर जो सिग्नल्स ट्रैवल करके थैलेमस के अंदर जाते हैं, और उसके बाद फ्रंटल लॉब के अंदर 2 एरियाज होते हैं उसकी तरफ जाते हैं। एक एरिया होता है इंस्यूला और दूसरा होता है फ्रंटल ओपर्क्यूलम कॉर्टेक्स, जो कि टेम्पोरल लॉब के पीछे थोड़ा सा हिडन हुआ होता है।
फाइबर्स जो कि टेस्ट सिस्टम को सर्व कर रहे होते हैं ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी जाते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को भी साथ में रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें स्पेसिफिसिटी कोडिंग। ये आइडिया कि सिग्नल की जो that quality is signaled by activity in neurons that are tuned to respond to specific qualities। यानी कि हमें जो सिग्नल अगर मिलता है और सिर्फ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ का ही जवाब देने के लिए हमारे जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिसिटी कोडिंग। यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ दे के ही अगर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग स्पेसिफिसिटी कोडिंग बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग क्या होती है? Quality is signaled by the pattern of activity distributed across many neurons। यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी बुनियाद पे ही नहीं आप लोग सिर्फ रिस्पॉन्ड करते, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी की पूरी न्यूरॉन्स में एक्टिविटी का पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न से आप लोगों को जो सिग्नल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग। खैर ये आप लोगों के MCQs के लिहाज से जस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग की एविडेंस मिला था, एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स के ऊपर। उनको टेस्ट मिला दिया गया था रैट्स की ज़बानों पे और उनके रिस्पॉन्स को उनका जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है उसकी रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया गया था। 13 फाइबर्स ने रिस्पॉन्ड किया था, क्लोराइड, पोटाशियम, सोडियम और उसके बाद अमोनियम वगैरह का। रैट्स के कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड 3 साल्ट्स को दिया था, एक अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद है आगे हमारे पास ह्यूमंस के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग को सपोर्ट जो है वो मिली थी। स्पेसिफिसिटी कोडिंग के हवाले से जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? रिसर्च फोकस करते हैं टेस्ट के रिसेप्टर्स के ऊपर और न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं पहले टेस्ट के सिस्टम के अंदर। उसके बाद इसमें क्या किया गया था कि रैट्स की जेनेटिक क्लोनिंग की गई थी। उनके अंदर पीटीसी एक केमिकल होता है जिसका कड़वा सा टेस्ट होता है। इसके जो है ना वो रिसेप्टर्स ऐड किए गए थे, वैसे बेसिकली वो रैट्स के अंदर ये वाले रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। फिर उसके बाद ये अवॉइड करवाया गया था पीटीसी और इसमें ये देखा गया था कि बिहेवियरल अवॉइडेंस भी पाई गई थी। यानी कि जो पहले तो पीटीसी मौजूद नहीं था, लेकिन जब पीटीसी इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके बाद रिसेप्टर्स जो थे ना पीटीसी की जब वो इंट्रोड्यूस करवाए गए रैट्स के अंदर तो रैट्स ने पीटीसी को अवॉइड करना भी स्टार्ट कर दिया। बिहेवियर भी उनका ऐसा हो गया था कि वो पीटीसी को अवॉइड करने लगे थे और उनकी जो नर्व्स है उनकी फायरिंग भी जो है ना वो भी स्टॉप होना शुरू हो गई थी। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, यानी कि जो एक्टिवेशन मिलती है ना खाने वाली वो जो है ना वो स्टॉप हो गई थी। उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट रिसेप्टर्स का भी एक एविडेंस मिला है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग इन्वॉल्व होती है टेस्ट को डिटरमिन करने में और बेसिक जो टेस्ट की क्वालिटीज़ होती हैं उसको डिटरमिन करने के लिए स्पेसिफिक कोडिंग यूज़ होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग होती है वो डिटरमिन करती है कि एक ही कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट पाए जाते हैं वो उनको डिटरमिन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग जो है वो यूज़ होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये देखें ना कि अब नमकीन खाना है तो नमकीन खाना डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो जैसे हम सिर्फ एक गोश्त की बात करें, गोश्त मुख्तलिफ तरह से बनता है ना, तो जैसे कौरमे का टेस्ट अलग होता है, कढ़ाई गोश्त का अलग होता है, शिनवारी का अलग होता है। तो इस तरह से वो जो सारी कैटेगरी के अंदर जो टेस्ट डिफरेंसेस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कोडिंग हमारी डिटेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्लेवर को कैसे परसेप्ट किया जाता है। फ्लेवर को परसेप्ट करने के लिए हमारा जो पूरा जो एक सिस्टम होता है उसमें 2 चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है। टेस्ट भी डिटेक्ट होता है और ऑल्फैक्शन भी डिटेक्ट होती है, तब फ्लेवर का पता चलता है। फ्लेवर होता क्या है? फ्लेवर ओवरऑल इम्प्रेशन होता है जो नेज़ल और ओरल स्टिमुलेशन के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। खुशबू और जायका दोनों के ही कॉम्बिनेशन से जो एक आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं इम्प्रेशन, वो होता है आपका फ्लेवर। अगर आप लोग टेस्ट करें या आप लोग कोई चीज़ पिए अपने नाक को बंद करते हुए तो उसके फ्लेवर को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। खुशबू का जो स्टिमुलाई मिलता है खाने से वो आपके ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में जाता है और वहाँ से होता हुआ और उसके अलावा साथ में रेट्रोनेज़ल रूट के थ्रू भी जाता है। रेट्रोनेज़ल रूट कौन सा होता है कि आपके पहले मुंह में खुशबू एंटर हुई, वहाँ से जो नाक के जो सुराख होते हैं जो नेज़ल फेरेंक्स होता है वहाँ से होता हुआ
जो है ना वो आपकी ओल्फैक्टरी म्यूकोसा तक जो खुशबू पहुंचेगी वो आप लोगों का रेट्रोनेजल रूट होता है। ये वो रास्ता होता है जो कि ओरल और नज़ल कैविटीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है। नॉस्ट्रल्स को अगर आप लोग पिंच करें या बंद करें तो आपकी जो नेजल फेरिंग्स होती है ना वो नहीं क्लोज होती, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिखो इट प्रिवेंट्स वेपर्स फ्रॉम रीचिंग द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बाय एलिमिनेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ एयर थ्रू दिस चैनल। यानी कि अगर आप लोग नाक को बंद कर लें तो उससे क्या होगा कि नेजल फेरिंग्स आपकी क्लोज नहीं होती ना, हालांकि यानी कि आपके मुंह की तरफ से तो वो खुशबू जा सकती है, लेकिन होता क्या है क्योंकि एयर की सर्कुलेशन कम हो जाती है तो इस चैनल से फिर ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं उस तक वो जो ऑर्डर होती है वो नहीं पहुंच पाती, पहुंचेगी तो बहुत कम पहुंचेगी। आगे हमारे पास एग्रेट मॉलिक्यूल्स जितने भी फूड में से रिलीज होते हैं, यानी कि जो खुशबू वगैरह होती है ओरल कैविटी के अंदर जाते हैं और उसके बाद फेरिंग्स में जाते हैं, वो नेजल फेरिंग्स के थ्रू होते हुए नेजल कैविटी के ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा तक पहुंच जाते हैं। इसको हम लोग रेट्रोनेजल रूट बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं और जो खाने होते हैं वो अफेक्ट होते हैं अगर उनको बंद नॉस्ट्रल यानी कि नाक को बंद करके जो है वो टेस्ट किया जाए। उसके बाद कीमोथेरेपी करने से लोगों का जो फ्लेवर होता है वो लूज हो जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जो है वो सेम फ्लेवर होता है। ये जस्ट इन्होंने ये वाले बस MCQs हैं। अच्छा, फ्लेवर को परसेप्ट करने में क्या फिजियोलॉजी होती है? मुख्तलिफ किस्म के कॉर्टिकल एरियाज होते हैं जो कि दोनों टेस्ट और अल्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा नहीं, मुख्तलिफ किस्म के कॉर्टिकल एरियाज होते हैं जो कि टेस्ट और ऑल्फैक्शन दोनों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं फ्लेवर को परसेप्ट करने के लिए। अब रिसर्च की गई थी कॉर्टिकल रिस्पॉन्स पे, यानी कि खाने की वजह से क्या कॉर्टिकल रिस्पॉन्स होता है। इसमें फोकस जो है वो किया प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पे नहीं फोकस किया गया था बल्कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स पे फोकस किया गया था। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स वो कॉर्टेक्स का हिस्सा है जहाँ पे टेस्ट और स्मेल दोनों के रिसेप्टर्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये हमारा जो टेस्ट और ऑल्फैक्शन दोनों के जो प्राइमरी कॉर्टिकल एरियाज होते हैं वहाँ से भी सिग्नल रिसीव कर रहा होता है। यानी कि टेस्ट से जो सिग्नल्स कॉर्टेक्स से जाते हैं, जो ऑल्फैक्शन से जो सिग्नल्स कॉर्टेक्स से जाते हैं, उन दोनों एरिया से ये जो है ना वो सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है। दूसरा जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, टच वाला जो टच को परसीव करता है एरिया, उधर से भी। और उसके बाद जो इन्फ्रोटेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है जो कि देखने में इन्वॉल्व होता है, वहाँ से भी ये सिग्नल परसीव कर रहा होता है। यानी कि जो हमारी 4 सेंसेस हैं, चारों की चारों सेंसेस से जो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में आके कंबाइन हो रहे होते हैं। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर बाईमोडल न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेंस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हमने ये देखा ना कि सारी सेंसेस यहाँ पे सिग्नल इकट्ठे हो रहे होते हैं। बाईमोडल न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि सिमिलर क्वालिटीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अब टेस्ट की क्वालिटी होगी तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने टेस्ट को परसीव करना है। स्मेल का जो सिग्नल आएगा तो यहाँ पे वो परसीव करेगा कि हमने यहाँ पे स्मेल को जो है ना वो डिटेक्ट करना है। वो सेल जो कि मीठे फ्रूट्स के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा वो फ्रूट्स की स्मेल को भी सेम वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि सिमिलर क्वालिटीज़ है ना कि फ्रूट जैसे मीठा होता है तो उसको जैसे सेल रिस्पॉन्ड करेगा तो फ्रूट की टेस्ट और स्मेल दोनों को एक जैसा रिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरह से ट्यून्ड हुए हुए होते हैं कि जो क्वालिटीज़ हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती हैं उनको एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये होते हैं हमारे बाईमोडल न्यूरॉन्स। जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये विजन, टेस्ट, ऑल्फैक्शन, टच हर तरह से इनपुट्स रिसीव कर रहा होता है। ये पहला एरिया होता है जहाँ पे टेस्ट और स्मेल के जो सिस्टम्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पे मिल रहे होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं प्राइमरी टेस्ट एरिया के, वो भूख से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। यानी कि टेस्ट एरिया पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो आपको ये नहीं वो कि आपको कितनी भूख लगी है इस चीज़ उसका ताल्लुक नहीं होता। जब न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही होती है ना ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, उससे इंसान एक तरह से वो डिसाइड करता है कि कोई भी जो जानवर है वो कितना खाना खाएगा,
ठीक है, या उसकी अगर इमेजिंग की बात करें तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जो न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही थी वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इंसान कितना खाना कंज्यूम करेगा। जो न्यूरॉन्स का जो रिस्पॉन्स होता है ओएफसी के अंदर, ये क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि फ्लेवर कितना प्लेजेंट है, और उसके मुताबिक ही फिर आप जो है ना वो आप डिसाइड करते हैं कि हमने कितना जो है वो खाना खाना है। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेस्ट में हर कोई डिफरेंट होता है, चाहे वो कपड़ों का हो, खाने का हो, डेकोरेशन का हो, फ्रेंड्स का हो। इस तरह से फ्लेवर्स की प्रेफरेंसेस हर किसी की डिफरेंट होती हैं। कुछ जो है वो स्पाइसी चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं और कुछ फीके खानों को प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ अपने इलाके के खानों को प्रेफर करते हैं, कुछ चाइनीज़ प्रेफर करते हैं, कुछ देसी, कुछ इटालियन। इस तरह से कुछ को मीठा पसंद होता है, कुछ को नमकीन पसंद होता है, कुछ को खट्टा पसंद होता है। बेसिक टेस्ट में से लोगों के जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। थ्रेशोल्ड होता है यानी कि कम से कम जो चीज़ चाहिए होती है किसी भी या यूँ समझ लें कि डिटेक्ट करने के लिए जो, या यूँ टॉलरेंस को आप लोग समझ लें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो ज़्यादा स्पाइसी खानों को टॉलरेट करते हैं, कुछ ये होते हैं कि वो स्पाइसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो कल्चर और खाने के जो आइटम्स होते हैं ये बहुत रोल प्ले करते हैं टेस्ट के अडेप्टेशंस पे। किसी भी मखसूस इलाके का या कल्चर का ऐसा खाना जो कि दूसरों के लिए अनफेमिलियर होता है, तो पहले तो जब कोई इंसान खाएगा तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन नया टेस्ट उसके अंदर अडेप्ट होना शुरू हो जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी उन खानों का आदी हो जाएगा। तो जो हमारी जो सेंस ऑफ टेस्ट है ना, ये वाहिद सेंस है जो कि डेवलप होती है। उसके बाद जेनेटिक डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। बिटरनेस को टेस्ट करने में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कड़वाहट को टेस्ट करने में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पीटीसी टेस्ट करवाया गया था 2500 लोगों को, उसमें से 28% ने इसको टेस्टलेस कहा था, 66 ने कहा था कि ये कड़वा है और 6% ने कहा था कि इसका कोई और मतलब कोई डिफरेंट उन्होंने टेस्ट बताए थे। टेस्टर्स और जो नॉन टेस्टर्स होते हैं इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। टेस्टर्स वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो फ्लेवर्स को टेस्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे जज करते हैं, जैसे कोई शराब कितनी पुरानी है, कोई चाय कितनी ज़्यादा खालिस है, इस तरह से। उसके बाद एक और केमिकल होता है PROP। इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर वैसे ही होती हैं जैसे PTC की होती हैं। ये फाइंडिंग से ये बात सामने आई है कि लोगों के जो टेस्ट बर्ड्स की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। वीडियो माइक्रोस्कोपी से ये कंडक्ट की गई थी टेस्ट बर्ड्स को काउंट करने के लिए। रिसर्चर्स ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ कोई रिसेप्टर्स की डेंसिटी नहीं होती, also that it is not only receptor density but that PROP and PTC testers have specialized। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होती कि रिसेप्टर्स किसी में ज़्यादा होते हैं, यानी कि टेस्ट बर्ड्स किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, बल्कि ये भी होता है कि जो नॉन टेस्टर्स होते हैं ना उनके रिसेप्टर्स इतने स्पेशलाइज नहीं होते जितने के टेस्टर्स के रिसेप्टर्स स्पेशलाइज होते हैं। PROP और PTC की जो टेस्टर्स थे उनके स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स थे, तभी वो उनको ठीक तरीके से जो है वो परसेप्ट कर पाते थे। उसके बाद प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंस की बात हो रही है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू योर सिस्टर, ये है आपकी प्रेफरेंस। टेस्ट एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। टेस्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा जो है ना वो मीठी लगती है एज कम्पेयर टू योर सिस्टर, तो ये आपका टेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो प्रेफरेंस और एक्सपीरियंस में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद टेस्ट कल्चर भी हमें जो है ना वो कल्चर की बुनियाद पर हमने बहुत सारे टेस्ट अपने अंदर डेवलप किए हुए होते हैं। हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं जब भी हो कोई नया फ्लेवर हम लोग टेस्ट करते हैं। हम कभी कभार अपनी बॉडी की नीड्स के मुताबिक फूड चूज़ कर रहे होते हैं, इवन कि वो हमें मज़ेदार नहीं भी लगता। बच्चों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, कभी कभार हम लोग स्पेशल डाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनकी एसोसिएशन बन जाती है कि ये अच्छा खाना है, ये बुरा खाना है, और ये इसका ताल्लुक हमारी मेमोरी के साथ होता है। एक्सपेरिमेंट से ये बात भी सामने आई है कि जब लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है तो लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, इसलिए क्लब्स में और पब्स वगैरह में लाउड म्यूज़िक चलाया जाता है ताकि लोग शराब के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएं, वो ज़्यादा जो है ना वो पीते हैं। आगे जो लेक्चर नंबर 20 होगा वो है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड, और अगला जो अगला लेक्चर होगा वो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं और ये दोनों लेक्चर्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।